अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हज़रत बिलाल और मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी में फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं जो स्कॉलरशिप टेस्ट है क्यूसी एकेडमी में, उसकी फ़िज़िक्स डिस्कशन जो है वो अब हम करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ जो आपको दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू जो है 125 पेपर का एमसीक्यू नंबर है। उसमें कहते हैं साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी 110 हर्ट्ज़ हैव अ वेवलेंथ ऑफ। हमें पता है कि साउंड जो है की फ्रिक्वेंसी वेरी करती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। लेकिन हमें जो फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है स्टूडेंट्स 110 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है 330 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमसे पूछ रहे कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो सिंपल फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा या लेमडा इज इक्वल टू v बाय एफ। तो स्पीड 330 है, अगर आप इसको 110 से डिवाइड करते हैं तो द आंसर विल बी 3 मीटर। तो पहले एमसीक्यू में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। दूसरा एमसीक्यू है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। हॉरिजॉन्टल रेंज, जो रेंज है प्रोजेक्टाइल का और हाइट का, उसका रिलेशन शो किया गया है 45 डिग्री पे। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, द रेशो ऑफ इट्स रेंज एंड हाइट कवर्ड इज इक्वल टू। हमें पता है अगर हम प्रोजेक्शन एंगल चेंज करते हैं तो हाइट और रेंज के दरमियान जो रिलेशन है उस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 76 डिग्री पे हम कहते हैं कि रेंज और हाइट आपस में बराबर होते हैं, लेकिन 45 डिग्री पे याद रखिए एट एन एंगल ऑफ थीटा 76 डिग्री पे हमने पढ़ा है कि आर और एच आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 45 डिग्री पे ये रिलेशन जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो है आर इज इक्वल टू 4h, या मैं लिख सकता हूँ आर बाई एच इज इक्वल टू 4। तो अभी क्वेश्चन दिया गया है कि 45 डिग्री पे रेंज और हाइट का रेशो क्या होगा। सो द रेशो विल बी इक्वल टू 4। तो ये 4 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 127। द रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ टू आइडेंटिकल masses having height of h1 and h2 is equal to 3h1 is। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि मास पे डिपेंड करती है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट पे डिपेंड करती है और जी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मास इज आइडेंटिकल है, मतलब एक बॉडी है जिसके मास सेम है, जी की वैल्यू भी 9.8 है दोनों के लिए, हाइट में फ़र्क है। H2 हाइट जो है वो H1 के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि हाइट के साथ चेंज होती है, हाइट पे डिपेंडेंस है, तो रेशो निकाल दें। तो H1 हमें गिवन है, अच्छा H2 का हमें गिवन क्या है, 3H1 के बराबर है, या इसको मैं लिख सकता हूँ H2 बाई H1 इज इक्वल टू 3। हमसे पूछा गया है ये रेशो निकाल दें। तो सिंपली हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh। अगर आप इस तरह का रेशो निकालते हैं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। मास आइडेंटिकल है, सेम मास है, तो सिर्फ h1 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड हाइट के लिए तो mgh2 आ जाएगा। रेशो निकालेंगे तो रेशो आपके पास आ जाएगा, मास सेम है तो मास मास के साथ कैंसिल, जी के साथ कैंसिल, ठीक है। और h1 बाय h2 ये तो आपस में कैंसिल। अगर आप वैल्यू पुटेंगे h1 तो h2 की क्या वैल्यू है, 3h1, ये आपस में कैंसिल 1/3। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी जो है रेशो 1 का 2 के साथ जो रेशो किसके बराबर है, 1/3। तो द रेशो कैन बी रिटन एज केस 2 में हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 128। अ मशीन नीडेड 100 जॉल एनर्जी टू रेज अ 1 kg ब्लॉक टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, इट्स एफिशिएंसी इज। एक मशीन के जरिए से एक मशीन को हमने एनर्जी सप्लाई की है, इनपुट एनर्जी हमने दी है, आउटपुट हमें वर्क करके दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टू द इनपुट। ये रेशो जो होता है वर्क का, इसको हम एफिशिएंसी का नाम देते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट वर्क डिवाइड बाय द इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। परसेंटेज एफिशिएंसी अगर हमने निकाल ली है,
यहां पे वर्क हुआ है टू रेज अ मास, तो जब रेज करेंगे तो दैट वर्क विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 100%। मास हमें गिवन है 1 किलोग्राम का, जी हम 10 लेते हैं, एच की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय इनपुट एनर्जी क्या थी 100 जाउल थी, तो 100 के साथ कैंसिल क्या आया 50, साथ ही परसेंट, तो 50% एफिशिएंसी क्या होगी 50% होगी। तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। MCQ 129, if metal bob of simple pendulum is replaced by a wooden bob of the same size, its time period will, याद रखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जो बॉब है उसका साइज अगर आप चेंज करेंगे तो उससे इफेक्टिव लेंथ जो टाइम पीरियड का होता है उस पर फर्क पड़ता है। तो अगर आप MCQ इस तरह का है कि वुडन बॉब को मेटल बॉब से रिप्लेस किया लेकिन साइज क्या है वो सेम है, तो लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। अगर लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा तो टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। MCQ 130, X-rays and gamma rays have different charges, रेस्ट मास, नेचर या ऑरिजिन। याद रखिए एक्स रेज और गेमा रेज के चार्ज उस पर दोनों पे चार्ज नहीं होते, रेस्ट मास दोनों का ज़ीरो होता है, नेचर दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ऑरिजिन दोनों का मुख्तलिफ है। गेमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका ऑरिजिन मुख्तलिफ है और एक्स रेज ब्रिमस्टार्लिंग रेडिएशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसका ऑरिजिन मुख्तलिफ है, तो दोनों के ऑरिजिन में फ़र्क है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसके लिहाज से ये दोनों क्या है वो डिफरेंट है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 131, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। याद रखिए जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, जब 0 लिया तो आपने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, फार्मूला है इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फार्मूला बन जाएगा S इज इक्वल टू H, हाफ एक्सेलरेशन की जगह A फ्री फॉल के लिए A की जगह हम G लिखते हैं तो हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ G की वैल्यू है 9.8, टाइम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के दौरान फ्री फॉलिंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो फार्मूला आपके पास हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा, हाफ अपनी जगह पे G की जगह 9.8। फ्री फॉल केस में एक्सेलरेशन G के बराबर होती है, जबकि टाइम हमें 1 सेकेंड गिवन है, तो आप इसको 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 मीटर। 2 सेकेंड हो तो फिर 2 इधर पुट कर ले, 3 सेकेंड हो तो 3 पुट करे, आपके पास फार्मूला ही इस्तेमाल होगा तमाम केसेस में अगर आप टाइम को वेरी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो बी है करेक्ट। 131 में ऑप्शन नंबर बी है। 132 है क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमेशा के लिए पीरियाडिक होता है, तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है। रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान चेंज होती रहती है बिटवीन द मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है, पोटेंशियल भी चेंज होती है। लेकिन टाइम पीरियड चूंकि ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यही आपसे पूछा गया है कि द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो दैट क्वांटिटी विल बी टाइम पीरियड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके पास गिवन है। MCQ 133, which of the following pairs have the same direction always? फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा के लिए सेम होगी नहीं, चेंज हो सकती है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, फोर्स मोमेंटम चेंज हो सकती है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में हमें कहा गया है कि हमेशा के लिए जब किसी जिस्म पर फोर्स लगती है तो उस जिस्म में फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होगी, ठीक है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन वो पेयर है जिनकी डायरेक्शन हमेशा के लिए क्या रहेगी वो सेम रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 33 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 134 MCQ 134, the speed of stationary waves in a stretched string is independent of। मुख्तलिफ ऑप्शन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर ऑफ लूप्स, लीनियर मास, डेंसिटी, बोथ ए एंड सी। याद रखिए स्टेशनरी वेव्स के केस में जो स्पीड है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, एक है टेंशन, स्ट्रिंग की टेंशन कितना स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है, ठीक है, और दूसरी है लीनियर मास डेंसिटी पे, वो स्ट्रिंग जो है वो थिक है या थिन है। तो दो चीज़ों पे डिपेंडेंसी है। लूप्स पे ये डिपेंड नहीं करते, लूप्स ज़्यादा कम हो सकते हैं, उसका ताल्लुक जो होगा वो फ्रिक्वेंसी के साथ होगा। स्पीड
दोनों से इंडिपेंडेंट स्पीड इधर जो है वो टेंशन और लीनियर मास पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इन्होंने पूछा है कि स्पीड स्टेशनरी वेव के केस में किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ लूप्स पे डिपेंड नहीं करता, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 135 by increasing the tension in the string its frequency increases decreases will remain the same, first increase and then decrease। याद रखिए जब भी किसी स्ट्रिंग की टेंशन, किसी स्ट्रिंग को आप ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा के लिए क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। आपको पता है कि स्टेशनरी वेव्स की सूरत में आपने लिखा था फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी v इज इक्वल टू f इज इक्वल टू v बाय 4l हम लिखते हैं। तो फ्रिक्वेंसी सेम लेंथ के लिए स्पीड पे डिपेंड करती है, जबकि स्पीड को आपने लिखा था किस तरह, 1/4l अंडर द रूट टेंशन डिवाइड बाय लीनियर मास डेंसिटी। तो याद रखिए अगर आप टेंशन को बढ़ाते हैं, टेंशन की वैल्यू बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। MCQ 136 by passing same current through a thick and thin wire for same time, then more heat is produced in thin, more heat is produced in thick, same heat is produced in both, no heat is produced। याद रखिए जब भी करंट पास होता है एक वायर से तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, आपने पढ़ा हुआ है। अब जब वायर थिन होगा, थिन मीन्स इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, थिक के मुकाबले में थिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस एरिया पे के साथ इन्वर्स रिलेशन रखता है। तो एरिया जितना कम होगा, जितना थिन होगा, रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। आपने पढ़ा हुआ है I²RT हीट लॉस के लिए जो फार्मूला है I²RT। तो R उसमें रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगी। तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ थिन वायर। MCQ 136 में ऑप्शन नंबर ए है। 137 What will be the distance between successive crust and trough if the wavelength, if it has a wavelength of 10 सेंटीमीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस किसके बराबर है। याद रखिए हमने वेवलेंथ को डिफाइन किया था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और सक्सेसिव ट्रफ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वेवलेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन यहाँ पे बात ये की गई है कि ये तो क्रस्ट और ट्रफ, दो क्रस्ट है, उनके दरमियान फासला क्या होगा, वो वेवलेंथ कहलाएगा। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान क्या होगा, तो एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। तो 10 डिवाइड बाय 2 से क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 138 Which of the following bulbs has least resistance? वो कौन सा बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस लीस्ट होगी, 50 वाट वाला, 100 वाट वाला, 150 या 200। याद रखिए 200 वाट का जो फिलामेंट होगा वो थिक होगा, और जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस जो होगी वो 200 वाट के बल्ब की होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है, वो करेक्ट है। 139 The work done by the friction is positive, negative, 0। याद रखिए वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से हमेशा के लिए क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बनेगा, वो 180 बनेगा। तो नेगेटिव वर्क डन होगा। 139 में ऑप्शन नंबर बी। MCQ 140 A charged particle accelerates in magnetic field, electric field, in both fields, none of these। याद रखिए चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर भी है, मैग्नेटिक फील्ड का असर भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डिफ्लेक्शन करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को हमेशा के लिए एक्सेलरेट भी करता है, डी एक्सेलरेट भी करता है। तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0, क्योंकि एक्सेलरेट नहीं करता, लेकिन वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0। इसको ये एक्सेलरेट, चार्ज को एक्सेलरेट भी होगा, डी एक्सेलरेट भी हो सकेगा। दोनों ऑप्शन इसमें मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो 140 में ऑप्शन नंबर बी है। 141
During adiabatic expansion of an ideal gas in a cylinder 20 joule of work is done. The internal energy of the system will be. याद रखिए adiabatic expansion वो प्रोसेस था कि जिसमें बाहर से कोई हीट अंदर जा नहीं सकती ना कोई हीट बाहर निकल सकती है. तो by first of thermodynamics no heat will enter or leave the system. तो इसके लिए इक्वेशन आपने कहा था फर्स्ट आप लिखते थे del Q is equal to del U plus del W. अब आप कहते हैं adiabatic केस में, adiabatic केस में कोई हीट अंदर दाखिल नहीं होता तो जीरो इस तरह आप लिखेंगे. अभी दो बातें हैं, सिस्टम एडियाबेटिक है. अब सिस्टम एक्सपेंड कर या कंप्रेस कर. अगर एक्सपेंड कर रहा है तो याद रखिए एक्सपेंशन के दौरान वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. तो वर्डन हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है. तो वर्डन पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी. तो आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं. अब अगर आपको वर्क के लिए एनर्जी 20 जूल गिवन होगी तो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होगा आपके पास, -20. क्योंकि इक्वल है तो वर्डन कितना था, 20 था. तो एक इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, -20. क्या हो जाएगी, -20. तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि वर्डन हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी. तो -20 आपके पास इसमें सही ऑप्शन है और ये ऑप्शन नंबर बी बनता है. 142 एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब इज रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. याद रखिए एक्सप्लोजन ऑफ द बॉम्ब दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. जो बाइंडिंग एनर्जी जब वो मतलब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फ्रेगमेंट्स मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले जाते हैं तो कभी आप उन तमाम फ्रेगमेंट्स को दोबारा बाइंड नहीं कर सकते, दोबारा उस बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जो लॉस एनर्जी अगर हुआ था उसको बाइंडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा. 143 वर्क डन ऑन चार्ज क्यू ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है कि जिसमें जितने भी पॉइंट्स होते हैं तमाम की पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वो सेम होती है. ठीक है. तो जब भी चार्ज पार्टिकल को आप मूव करेंगे ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फर्ज करिए सरफेस है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको मूव करते हैं तो मैंने ये क्या कहा, मैंने कहा कि पोटेंशियल की वैल्यू इस पर क्या होती है, वो सेम होती है. अगर आप वर्क डन मालूम हो तो वर्क डन का फार्मूला क्या है, आप लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज या वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी. डेल्टा वी किसे रखते हैं, V2 माइनस V1. और अभी आपने कहा दोनों किसके बराबर है, सेम है, V के बराबर है. तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू के पास क्या हो जाएगी, V माइनस वी से 0 हो जाएगा. तो वर्क डन विल बी 0. याद रखिए जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करेंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो द वर्क डन विल बी 0. हमेशा के लिए क्या होगा, वो 0 होगा. तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है. 144 द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एन इंसुलेटर कैन नॉट बी. हमने पढ़ा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसुलेटर के केस में 1 या 1 से ग्रेटर हो सकता है लेकिन इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकता. इनफाइनाइट कब होगा, जब मेटल हो. मेटल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इंसुलेटर की कभी नहीं होती. तो गिवन ऑप्शन में इनफाइनाइट आके ऑप्शन गिवन है. तो इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पॉसिबल है किसके लिए, मेटल के लिए. 144 में ऑप्शन नंबर डी है. 145 है टू कॉपर स्फेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई, वन इज हॉलो एंड द अदर इज सॉलिड आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल. दो स्फेयर्स है, एक अंदर से खाली है और एक भरा हुआ है. ठीक है. लेकिन याद रखिए चार्ज हमेशा के लिए सरफेस पे ही रिजाइड करते हैं. मेटल के केस में, मेटालिक बॉडीज में चार्ज सरफेस पे होता है, वो सॉलिड हो या हॉलो हो. तो दोनों केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दोनों केसेस में जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी, वो सेम पोटेंशियल पे दोनों, सेम फॉर बोथ. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. अगर आप दोनों को चार्ज करेंगे तो सेम पोटेंशियल पे दोनों की चार्ज सेम होगी. ऑप्शन नंबर ए. (146) If the electric current, resistance and time in an electric circuit is doubled, the heat produced will be 4 times, 8 times, 12 times या 16 times. मुख्तलिफ पैरामीटर्स हीट लॉस के दौरान इन्वॉल्व है. फार्मूला क्या है, H इज इक्वल टू I² RT. कहते हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू को डबल कर दे
और रेजिस्टेंस और टाइम को भी डबल कर दें तो ये हीट कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। याद रखिए अगर इन तमाम पैरामीटर्स को आप डबल करेंगे तो हीट डिसिपेटेड 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, ऑप्शन डी। 147 MCQ है, when a current is flowing through a wire, electric field must exist inside the wire, around the wire, ends of the wire, both inside and around। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा के लिए चार्ज चूंकि वायर के अंदर फ्लो करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर ही होता है, अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है मोशन के दौरान। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इनसाइड द वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। 148 द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के केस में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो निकालें, ये निकालना है। याद रखिए बेटा हम जब वेवलेंथ्स की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास n की वैल्यू हमेशा के लिए क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये आपने ये पुट करना होगा जब भी शॉर्टेस्ट का इस्तेमाल हो किसी भी सीरीज के लिए, तो n की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में p की वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो आप इसको शॉर्टेस्ट के लिए इस तरह सॉल्व करेंगे, r 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस 0 या 1/r 1/r, ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। लॉन्गेस्ट के लिए बेटा क्या करना है, बाल्मर से लाइमन सीरीज है तो लॉन्गेस्ट के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। लाइमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू हमेशा के लिए 1 होती है। लॉन्गेस्ट के लिए आपने 1 के बाद डायरेक्ट जो नेक्स्ट ट्रांजिशन लेवल होगा वही सेलेक्ट करना होगा लॉन्गेस्ट के लिए। अगर इधर 2 है तो आपने 3 सेलेक्ट करना है, अगर इधर 1 है तो आपने 2 वाला, तो दैट इज विल बी द लॉन्गेस्ट। अब आप इसको सॉल्व करें, -1/4, इससे बेटा एलसीएम पे आ जाएगा 4 - 1 मतलब 3r डिवाइड बाय 4, 1/λ लार्जेस्ट, या लिम्डा लार्जेस्ट आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 3r। अब आप हमने रेशो निकालना है तो इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करें, शॉर्टेस्ट डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट, तो 1/r है हमारे पास, ये डिवाइड हो जाए किस पे, 4 डिवाइड बाय 3r। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थ्री बाय 4, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 3/4 वाला, ठीक है। 1/r और ये ऊपर चलेगा बिल्कुल 3/4 हमारे पास आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी f। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें पता है फोटॉन के केस में एनर्जी हम लिख सकते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² हम लिखते हैं। फोटॉन के केस में हम लिखते हैं mc × c। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। तो फोटॉन की एनर्जी का इक्वेशन E = pc हम लिख सकते हैं। p से मुराद मोमेंटम है, c से मुराद स्पीड ऑफ लाइट है। एनर्जी हमें पता है मोमेंटम फोटॉन केस में होती है hf के बराबर। अब अगर हमने मोमेंटम निकालना है तो hf/c = p। तो बेटा ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपने सेलेक्ट करना है और ये बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। 149 में ऑप्शन नंबर बी। अच्छा नेक्स्ट वन है 150 अ चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड फोटॉन। फोटॉन हम कहते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फोटॉन। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस रिप्रेजेंट्स बाल्मर सीरीज। याद रखिए पहला होता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू हम 1 लेते हैं। दूसरा होता है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में पी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस में बी ऑप्शन इसमें इस तरह है कि जिसमें पी की वैल्यू 2 गिवन है
और इसके बाद हायर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। Question number 152. Two identical masses are moving with the same speed in two circles having radii r and 3r respectively. The ratio of centripetal force. दो सेम masses है जो कि दो मुख्तलिफ सर्कल्स में मूव हो रही है। एक सर्कल का रेडियस r है और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है, वो इसके मुकाबले में 3r है। मास वही है, मतलब सेम मास, आइडेंटिकल मासेस है, दो मुख्तलिफ सर्कल्स में मूव हो रही है। सेंटीमीटल फोर्स इसके लिए Fc1 है, इसके लिए क्या है Fc2 है। दोनों का रेशो निकालें, Fc1 और Fc2। सेंटीमीटल फोर्स हम लिखते हैं mv² डिवाइड बाय r, तो ये r1 है। r1 हमारे पास बराबर है r के और r2 हमारे पास बराबर है 3r के, तो इधर से इसको लिख दे mv² डिवाइड बाय r2। अगर आप इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास इससे आ जाएगा r2 डिवाइड बाय r1, ये बाकी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो r2 की वैल्यू हमें गिवन है 3r, r1 की वैल्यू हमें गिवन है r के साथ कैंसिल, तो 3 और 1, तो रेशो होगा 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास आ रहा है। 153, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स। टेंशन एक फोर्स है, पुलिंग फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये वोल्टेज है, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट फोर्स, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी। 154, द नंबर ऑफ एंटीनोड्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नोड्स इन स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ऑल ऑफ दिस। याद रखिए, स्ट्रिंग के केस में, ओपन ऑर्गन पाइप में और क्लोज तमाम में हम स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो स्टैंडिंग वेव्स में शामिल होती है नोड्स और एंटीनोड्स। क्या इन तमाम में नोड्स और एंटीनोड्स की बात सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट होगी, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप के केस में अगर आप देखें, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप है और ये सिंपलेस्ट केस है, तो इसमें आप देखते हैं कि ओपन एंड पे हमेशा के लिए एंटी नोड बनता है और ये हमारे पास क्या हुआ, नोड हुआ। तो एंटी नोड की तादाद नोड से ज्यादा होती है कब, जब आपके पास क्या हो, ओपन ऑर्गन पाइप हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू 1 वेबर 1 टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड ऑफ दिस। याद रखिए, आप जब लिखते हैं कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, आप लिखते हैं इज इक्वल टू ILB या B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई IL। फोर्स क्या है, न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में करते हैं, एम्पेयर को, करंट को एम्पेयर में और लेंथ को मीटर में, ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। मैग्नेटिक इंडक्शन है और इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्ला। तो 1 टेस्ला 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 155 में ऑप्शन नंबर बी। 156, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अगर आपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पढ़े हो चैप्टर नंबर 8 में, तो उसमें क्लियर कट दिया गया है कि जो प्रेशर है, स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, बाकी डेंसिटी से भी चेंज होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से भी चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 157, फॉर अ ट्रांसफार्मर द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज इज रिलेटेड एज Vs इज इक्वल टू 4Vp, द टर्न रेशो विल बी। ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास जो टर्न रेशो है वो हमने मालूम करनी है, जबकि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का ये रिलेशन गिवन है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ट्रांसफार्मर टर्न रेशो बेटा हम हमेशा के लिखते हैं NS ओवर NP, जो कि बराबर होगा VS ओवर VP, जो कि बराबर है 4 के। तो यहां पे आप 1 लिख सकते हैं, तो टर्न्स रेशो 4:1 होगा हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इज
A. 158. At what speed should a source of sound move so that stationary observer finds the apparent frequency equal to half of the original frequency? जब साउंड सोर्स स्टेशनरी सर के करीब जाता है तो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखते थे एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई वी माइनस ए डिवाइड बाई वी इंटू एफ। आप इसको इस तरह लिखते, ठीक है। अब आपने कहा कि हमारे पास ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, अगर हाफ हो जाती है अपनी इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू से तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी यहां से आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। v इज इक्वल टू 2v माइनस 2a। अच्छा बेटा, इस 2a को इधर लेके आते हैं तो 2a इज इक्वल टू 2v माइनस v हो जाएगा, या 2a इज इक्वल टू v या a इज इक्वल टू v बाई 2। याद रखिए स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को आप हाफ करते हैं तो स्पीड भी आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। v बाई 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। 158 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल वेव। वेव मुख्तलिफ मीडियम्स में मुख्तलिफ डायमेंशंस में ट्रेवल करती है, ठीक है। वन डायमेंशनल वेव कौन सी है, वाटर वेव्स, क्योंकि प्लेन होता है सरफेस तो 2 डायमेंशनल होती है। साउंड है तो 3 डायमेंशनल में, लाइट 3 डायमेंशनल में। लेकिन जो वेव्स अलॉन्ग स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के केस में वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो वन डायमेंशनल वेव कहलाएगी वेव्स अलॉन्ग स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 160, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग on a unit mass in a circle of radius 2 meter, its kinetic energy will be। सेंट्रीपिटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है। अक्सर आपको एमसीक्यूज में दिए जाएंगे तो आपने अगर इसको रट लिया, याद हो आपको, तो आप आसानी से कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का बेटा ये रिलेशन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फोर्स कितना गिवन है, अच्छा ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इधर और इस तरह के पास सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन का और रेडियस कितना है 2 मीटर का। 2 2 आपस में कैंसल, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10 जाउल की, क्या आ जाएगी 10 जाउल। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू 10 जाउल। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 160 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अच्छा बेटा 161 एमसीक्यू है। इफ 7 microcoulomb and -4 microcoulomb is the amount of charge present on 2 spheres respectively having electric force F between them। अगर 2 स्फेयर्स है, एक पे चार्ज प्लस है 7 माइक्रो, एक दूसरे पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, उनके दरमियान फोर्स क्या है, F है। 2 स्फेयर्स है, एक पे चार्ज क्या है Q1 7 माइक्रोकूलम और Q2 पे क्या है दूसरे स्फेयर पे -4 माइक्रोकूलम। दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या है, F है। अब अगर हम इन दोनों स्फेयर्स को सेम चार्ज ऐड कर दे, कौन सा, कितना चार्ज, -3 माइक्रोकूलम। अगर इसके साथ 7 माइक्रोकूलम के साथ मैं -3 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड कर तो ये क्या बन जाएगा, +4 माइक्रोकूलम। और यही चार्ज अगर मैं इधर ऐड कर दूं, -4 माइक्रोकूलम पहले से था और -3 मैंने और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 7 माइक्रोकूलम माइनस। अच्छा बेटा, हमें पता है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रिलेशन का होता है। तो बेटा यहाँ पे ये इस रिलेशन से सॉल्व होंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 4 28 बनता है, ठीक है। जब आपने चार्जेस ऐड कर दिए तो ये 4 बन गया, ये -7। तो अभी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 फिर भी आपके पास 28 आता है। तो मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है तो प्रोडक्ट पे फोर्स डिपेंड करता है। तो अगर प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा चार्जेस का तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, तो द फोर्स विल रिमेन द सेम। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 161 में ऑप्शन नंबर डी। 162 द फोर्स ऑन न्यूट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम
अप्लाई किया है और आपने उसके अंदर न्यूट्रॉन रखा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब किसी बॉडी पे चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं होता, तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, 0 न्यूटन। 162 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 163 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 30 हर्ट्ज, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ इज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की हमारे पास होती है V डिवाइड बाय 2L, और ओपन की क्या होती है V डिवाइड बाय 4L। अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ V डिवाइड बाय 2L मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। अभी हमें क्या गिवन है, किसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओपन की गिवन है। ओपन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, तो 30 ये हो गई और साथ में ये 2 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 60। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 60 हर्ट्ज, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 164 पावर ऑफ बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्क टाइम। आपने पढ़ा हुआ है कि पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क और टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है, वो पावर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 165 रिलेटेड है विद थर्मोडायनेमिक्स, अ थर्मोडायनेमिक्स फॉर विच द चेंज इन टेम्परेचर इज 0। याद रखिए हमने मुख्तलिफ प्रोसेस पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर सेम हो। याद रखिए जो क्वांटिटी कांस्टेंट हो उसमें चेंज हमेशा के लिए 0 होता है। तो अगर हम लिखते हैं कि डेल्टा T इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट टेम्परेचर से मुराद कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, वो सी है। 165 ऑप्शन नंबर सी। 166 है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच आफ्टर 10 मिनट्स विल बी 30 डिग्री 60 डिग्री। याद रखिए हम कहते हैं कि जो क्लॉक होता है वो 12 पार्ट्स में डिवाइड, उसका जो पूरा का पूरा राउंड ट्रिप होता है 12 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होता है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि पूरा का पूरा राउंड ट्रिप जो होता है उसके दरमियान एंगल कितना कवर होता है, 360। तो 360 डिग्रीज में 360 है और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 12 में, तो इससे आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब हर पार्ट जो है वो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमें कहा गया है कि 10 मिनट्स से मुराद मिनट हैंड इधर है, तो इसने 2 पार्ट्स कवर किए हैं। एक पार्ट की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 2 पार्ट्स के लिए क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। तो 5 मिनट के बाद 30 डिग्री, 10 मिनट के बाद 60 डिग्री का एंगल कवर हो चुका होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 167 इफ द de Broglie wavelength for each of the particle below is same, which of the following has lowest velocity? वेलोसिटी किसकी सबसे कम होगी? रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m v, de Broglie wavelength। तो अगर मुख्तलिफ पार्टिकल से जिस पार्टिकल का, अच्छा हमने कहा वेवलेंथ कांस्टेंट, अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है, एच बी कांस्टेंट है, तो रिलेशन क्या बन जाएगा? अगर मैं वेलोसिटी इधर लेके तो v इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m लेमडा, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो v और m के दरमियान रिलेशन क्या है, इनवर्स है। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम से कम होगी। अल्फा पार्टिकल का मास इन सब में ज़्यादा है, तो ये स्लोवेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 168 at what displacement from the mean position the instantaneous velocity becomes half of its maximum value? So that is at what velocity
the instantaneous velocity will become half of its maximum value. मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है? हमें पता है ओमेगा एक्सएम के बराबर है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है अंडर द रूट ओमेगा अंडर द रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से ओमेगा ओमेगा कैंसल, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ का क्या ले लें? स्क्वायर ले ले, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स नॉट, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट कर ले, तो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा एक्स अंडर द रूट 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। MCQ 169, MCQ 169 जो MCQ है वो है द वेरिएशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बेटा ये रिलेशन है। अगर आप इसको ग्राफ के जरिए से देखें तो ये ग्राफ जो आपके पास गिवन है दैट विल बी द करेक्ट वन। यहां पे देखिए, अगर इसके अलांग हमने लिया है एक्स लिया है और इसके अलांग ए लिया है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अलांग द एक्स, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होता तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो ग्राफ है जो ऑप्शन नंबर सी में दिखाया गया है दैट इज द करेक्ट वन। 170, in case of simple pendulum, time period versus length is depicted by। टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट l बाई जी। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l बाई जी, मतलब t स्क्वायर का l के साथ रिलेशन है, मेन रिलेशन ये है। बाकी पेरीमीटर को अगर आप क्या करें वो कांस्टेंट रखे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा ऑप्शन नंबर? डी, क्योंकि अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आपके पास ग्राफ जो होगा वो इस तरह होगा। दैट ग्राफ विल बी द करेक्ट वन। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 171, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल एट समिट। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान समिट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वो कांस्टेंट रहता है। आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट, ये बिल्कुल ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट 0, ये भी ठीक है। जी की वैल्यू कांस्टेंट, ये भी ठीक है। लेकिन कहा गया वेलोसिटी 0, टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपसे पूछा गया है। 172, in inelastic collision which of the following quantities remain conserved? Momentum, total energy, kinetic energy, both A and B। याद रखिए inelastic collision हो या elastic collision हो, ठीक है बेटा, दोनों में मोमेंटम और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? वो सेम रहती है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। बोथ ए एंड बी वाला पार्ट, मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। The ratio of potential energy between heavy and light bodies at the same elevation will be greater than 1, less than 1। याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है। तो अगर हेवी और लाइट बॉडी का रेशियो आप लेंगे तो हेवी बॉडी मीन इसका मास ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। मास ऑफ द हेवी बॉडीज़ के लिए वो लाइटर बॉडी अगर ज़्यादा है तो रेशियो भी 1 से हमेशा के लिए क्या होगा? वो ग्रेटर होगा। बाकी जी एच दोनों के लिए सेम एलिवेशन है तो कट जाएंगे, तो द रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 174, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस प्रेशर इन वॉल्यूम आर। आइसोथर्मल प्रोसेस हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स, जनरल गैस कांस्टेंट, आर दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो फिर द प्रोडक्ट ऑफ
प्रेशर एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, या पी और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 175 फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें चेंज ज़ीरो होगा, प्रेशर की वैल्यू बिल्कुल चेंज होती है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है। 175 में ऑल ऑफ दीज है। 176 द रिस्टोरिंग फोर्स ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम 8। हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक्सट्रीम पोजीशन भी होते हैं और मीन भी होते हैं। मीन पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, जबकि एक्सट्रीम पे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हमेशा के लिए मैक्सिमम होती है। तो एक्सट्रीम आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू एक्स एम, ऑप्शन ए। 177 द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स टाइम पीरियड इज। बेटा सिंपल सा रिलेशन इस्तेमाल करना है, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला माइनस, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिर्फ ओमेगा की वैल्यू आप पुट करें, माइनस वन को नेग्लेक्ट करें। ओमेगा आप पुट कर सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी, जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स। आपने टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू एक्स। वैल्यूज पुट कर ले, 4 पाई की वैल्यू है 3.14, उसका स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है, जबकि एक्सेलरेशन गिवन है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 4 12, 4 4 आपस में कैंसल, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी इज इक्वल टू 3.14 सेकेंड। तो इस पे बेटा हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। 178 द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू, अगर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हमें गिवन है, x इज इक्वल टू 0.54 cos ऑफ 300t प्लस 0.74। याद रखिए बेटा जनरल इक्वेशन आप लिखते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाई, आप इस तरह लिखते हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, बाय कंपेरिजन ओमेगा टी इज इक्वल टू 300 इंटू टी, टी आपस में कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जो कि आप लिखते हैं 2 पाई एफ के बराबर। आपसे फ्रिक्वेंसी पूछी गई है तो फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये आपके पास ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट होगा। 179 फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट द चेंज इन वेलोसिटी। याद रखिए फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स अगर फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सेम फोर्स लगे तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ बॉडी वी एफ इज इक्वल टू 25 प्लस 10t, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आपको इधर इक्वेशन गिवन है 25 प्लस 10t। बेटा दोनों को कंपेयर कर ले, इससे इनिशियल वेलोसिटी 25 होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटा 10, तो बाय कंपैरिजन ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये बेटा डिस्कशन थी आज की टेस्ट की। उम्मीद है आप लोगों को बेटा समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।